हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिका। ठीक है, कोशिका एक जीवन इकाई की बात करेंगे ना। तो इस चैप्टर में पूरी अपन सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ बहुत ही बेसिक बातें होंगी जो अपन अब तक पढ़ चुके हैं बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर कोशिका तो हर जगह है, तो अपन ने हर जगह कुछ ना कुछ पढ़ा है इसके बारे में। तो कुछ बातें वही होंगी और कुछ बातें थोड़ी सी डिटेल में जाके करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और थोड़ा सा मतलब ये लगता है कि जब अपन एनसीईआरटी से डायरेक्ट उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा हार्ड तो लगता है, लेकिन बिल्कुल आसान करके समझाएंगे। एक एक चीज आपको समझाई जाएगी और फिर आपको ये चैप्टर आसान लगने लगेगा। बोरिंग चैप्टर नहीं होने देंगे। ठीक है, बस आपको अपना दिमाग जो है वो खोल कर रखना है। ठीक बात है। तो उम्मीद मैं यही करता हूं आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहोगे अपने। ठीक है, और अभी अपन चल रहे हैं, एंडिंग की तरफ ही चल रहे हैं। ठीक है, कुछ ही दिनों में आपका ये जो सिलेबस है वो खत्म भी हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की और अपन चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं आज, एक नया चैप्टर, कोशिका। ठीक बात है, सब जानते हो आप कोशिका के बारे में कि जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं वो सारे किसके बने हुए हैं? वो कोशिका के ही बने हुए हैं। चाहे मैं आपकी बात करूं, चाहे मैं मेरी बात करूं, चाहे मैं भैंस की बात करूं, चाहे मैं किसी बैक्टीरिया की बात करूं, सारे किसके बने हुए हैं? कोशिका के ही बने हुए हैं। अगर वो जीव है तो वो कोशिका का बना हुआ होगा, और अगर वो जीव ही नहीं है तो फिर तो कोई मतलब वाली बात ही नहीं है। फिर तो अपन कोशिका की डिबेट ही क्यों करेंगे कि भाई कोशिका है या नहीं है। अब मैं गाड़ी की बात करूं, भाई मैं करूंगा क्या इसके अंदर तो कोशिका है? अरे कहूंगा क्या? नहीं कहूंगा, क्योंकि वो जीव है क्या? नहीं है वो जीव। समझ में आई बात? तो जितने भी जीव हैं वो किसके बने हुए होते हैं? कोशिका के ही बने हुए होते हैं। ठीक बात है क्या? चलो, तो कोशिका जो है वो क्या है? जीवन की आधारभूत इकाई है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन की क्या है? आधारभूत इकाई। इसी पर जीवन टिका हुआ है सारा। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं जो है मिलकर वही पूरा अपना शरीर बना रही हैं। अरे शुरुआत में एक बात बताओ मुझे, स्पर्म और ओवम मिला और क्या बना? युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बना। वो क्या है? एक कोशिका ही तो है, और उसी युग्मनज से आज अपन इतना बड़ा शरीर बन गया अपना। किसी भी जीव को देख लो आप। ठीक है, शुरुआत में तो एक कोशिका से ही शुरुआत होती है। ठीक बात है क्या? तो इसलिए कहा एनसीईआरटी ने कि जीवन की आधारभूत इकाई कौन है? कोशिका है। बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। अरे कोशिकाओं को समूह क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा शरीर बनाते हैं। अरे समझ में आई क्या ये बात है? ठीक बात है। चलो, तो जीवन की आधारभूत इकाई कौन सी है? कोशिका। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। अभी मैंने आपको ये बात बता दी कि जितने भी जीवधारी होंगे, जितने भी जीव होंगे ना, अगर वो जीव है तो वो कोशिका का बना हुआ होगा। और अगर वो जीव ही नहीं है फिर अपन को क्या मतलब कोशिका से हो या ना हो। ठीक है, लेकिन अगर वो जीव होगा तो वो कोशिका का बना हुआ होगा। अब इसके अंदर कुछ आपके एक कोशिक हो सकते हैं और अन्य बहुकोशिक। भाई एक कोशिक ज्यादा थोड़ा ना होता है, कुछ एक कोशिक है। ठीक है, और अन्य क्या है? बहुकोशिक। तो जो एक कोशिक होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका होती है, ठीक है, वो भी क्या है? अपनी जो लाइफ है वो कैसे जी सकते हैं? स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं? जी सकते हैं। तो ये क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व यापन कर सकते हैं अपना। जितने एक कोशिक जो जीव होते हैं वो भी क्या है? स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते। ठीक है, वो है भले ही उनके अंदर एक ही कोशिका है, भले ही उनके अंदर, अपने अंदर तो भाई बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन जो एक कोशिक जीव है उनके अंदर भले ही एक कोशिका हो, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन जो है वो कर सकते हैं, उनका अस्तित्व में है वो। ठीक बात है। चलो, तो जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। जो एक कोशिक जो जीव है वो जीवन के जितने भी कार्य होते हैं उन सब को करने के लिए सक्षम है। देखो, एक कोशिक जीव है वो भी जनन करता है, एक कोशिक जीव है वो भी अपना खाना बनाता है, एक्सक्रीशन करता है, सारे काम वो करता है। अरे ठीक बात है क्या? ठीक है, तो ये जो है एक कोशिक जो जीव होते हैं वो सारे कार्य करते हैं, तो स्वतंत्र अस्तित्व में होते हैं ये। ठीक है, उसके अलावा जीवन के सभी आवश्यक जो कार्य होते हैं वो सारे के सारे कर सकते हैं। तो चाहे वो एक कोशिक हो चाहे वो बहुकोशिक हो, सारी जो चीजें हैं वो किसके बनी हुई हैं? कोशिका की ही बनी हुई है। ठीक बात है। चलो, कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व में नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई भी आप कहो कि कोई भी जीव है, ठीक है, और लेकिन उसमें कोशिका नहीं है जी, ठीक है, उसमें कोशिका नहीं है तो वो जीव नहीं है जी, है ना, वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में कभी नहीं हो सकता। आप कहोगे कोई हम तो ऐसा जीव भी जानते हैं जिसके अंदर कोशिका नहीं होती, तो मैं ये कहूंगा कि वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक बात है। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है वायरस।
वायरस को आप देखो, उसके अंदर कोशिका नहीं होती, कोशिका नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ आपका आनुवंशिक पदार्थ होता है, कोशिका वो नहीं होती। तो कोशिका नहीं होती, इसलिए वायरस जो है ना वो स्वतंत्र रूप से क्या है, अस्तित्व में नहीं होता। जब वो किसी होस्ट के अंदर, जब वो किसी मेजबान के अंदर जब वो जाता है, तब वो जाकर क्या हो जाता है, अस्तित्व में आता है। मतलब वो क्या है, मेजबान पर निर्भर है, होस्ट पर निर्भर है। ठीक बात है क्या? अरे वायरस कहीं बाहर पड़ा है, शरीर से बाहर पड़ा है वायरस, तो क्या वो अस्तित्व में है? क्या नहीं है वो अस्तित्व में। जैसे ही वो वायरस किसी के शरीर में जाएगा, किसी बॉडी में जाएगा, तब वो अस्तित्व में आ जाएगा। और जब वो किसी की बॉडी में जाता है तो वो स्वतंत्र नहीं होता, वो किसी पर निर्भर होता है। समझ में आई क्या बात? तो यही बात यहां लिखती है एनसीईआरटी कि कोई भी ऐसा जीव है जो बिना कोशिका के है, जो बिना कोशिका के है, तो वो अस्तित्व में नहीं होगा, स्वतंत्र रूप से वो अस्तित्व में नहीं होगा। अगर वो किसी दूसरे पर निर्भर है तब शायद वो अस्तित्व में हो सकता है। एग्जाम्पल इसका वायरस, अपन वायरस पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आपको पता भी होगा ना। अगर नहीं, अब अगर आप पहले से, अब पहली ये लेक्चर देख रहे हो, आपने वायरस नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सबको पता है वायरस जो है शरीर के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे ही वो किसी के शरीर के अंदर जाता है तब वायरस जो है वो अस्तित्व में आ जाता है। ठीक बात है। चलो, तो यहां पर अपन इधर कोशिका के बारे में इतनी बातें पढ़ चुके हैं भाई, कोशिका के बिना कुछ नहीं है। तो यहां पर एक बात बोल सकते हैं कि कोशिका जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है, इकाई होती है। कोशिका जो है जीव की संरचनात्मक, मतलब पूरे शरीर की जो संरचना बनाने का काम कौन करती है, कोशिका ही तो करती है। और क्रियात्मक इकाई भी क्या है, कोशिका है। तो ये वाली लाइन आपको भूलनी नहीं है कभी भी, ये आपको 8वीं क्लास 7वीं क्लास से आपको याद होगी, और मैं तो कहता हूं 5वीं क्लास से भी आपको ये याद होगी। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और हिंदी में ये क्या है, कोशिका जो है वो जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये वाली लाइन तो जो है आपको बचपन से आपको याद होगी, और नहीं है तो आपको होनी चाहिए, अब कर लो भाई। ठीक है, इसको तो नहीं भूलना है। ठीक बात है। तो कोशिका जो है वो क्या है, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। चलो, साइटोलॉजी क्या होती है भाई, बताओ मुझे। बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है भाई, अपन इसमें क्या पढ़ रहे हैं, जीवों के बारे में, जीवों के बारे में अध्ययन करने को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कह देते हैं। ठीक है, और वैसे ही साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी क्या होती है, साइटो मानी कोशिका, सेल को, सेल के वर्ड लिए अपन वर्ड जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, साइटो वर्ड। ठीक है, जैसे लाइफ के लिए, जीव के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, बायो। ठीक है, वैसे ही सेल के लिए, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं ना, पता ही आपको ये बात। तो सेल के लिए वर्ड यूज करते हैं अपन साइटो, और लॉजी मानी अध्ययन करना, स्टडी करना। तो कोशिका की स्टडी को क्या कहते हैं अपन, साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी करना, सेल का अध्ययन करना, कोशिका का अध्ययन करना क्या होती है, साइटोलॉजी होती है। ठीक बात है। अब एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, सबने सुना होगा, आपने 9वीं 10वीं में भी सुना होगा ये बात कि रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट है। और ये साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। कब की थी, 1831 के अंदर की थी। हम आपको एक बात और बता दूं, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, आपको नाम याद होना चाहिए, रॉबर्ट हुक साहब ने करी। लेकिन वो कोशिका कैसी थी, क्या वो जीवित कोशिका थी, नहीं, वो मृत कोशिका थी। वो कैसी थी, मृत कोशिका थी। इन्होंने क्या किया, जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो छाल होती है ना, उसमें इन्होंने कोशिका को देखा। ठीक है, पेड़ की जो छाल होती है उसकी कोशिका को इन्होंने देखा। लेकिन जो पेड़ की छाल होती है ना, उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है कैसी कैसी होती है, मृत कोशिकाएं होती हैं। तो रॉबर्ट हुक साहब ने पहली बार कोशिका की खोज तो की, सबसे पहले खोज तो रॉबर्ट हुक साहब ने की, लेकिन वो कोशिका कैसी थी, वो मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, वो मृत कोशिका थी। ठीक बात है। कब किया इन्होंने ये काम, सॉरी 1800 मैंने 61 बोला क्या, ठीक है, 1865 के अंदर। अब ये मुझे ये जो ईयर है इसमें मुझे कंफ्यूजन है भाई। ठीक है, शायद मैंने ये गलत लिख दी है। ठीक है, तो मैं इसको आपको करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, ये 1865 और 1831 में, ये रॉबर्ट ब्राउन वाली में, इन दोनों में ईयर में मुझे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। ठीक है, ये शायद मिसमैच ऊपर नीचे हो गई, तो कंफर्म करके मैं अगले लेक्चर में शायद आपको मैं बता दूं। 1 मिनट दीजिए, मुझे भी बता देता हूं। तो भैया यहाँ पर जो डेट है, जो ईयर है, मैंने बताया आपको 1865 नहीं है, 1665 है ना। तो मेरे को कंफ्यूजन था, मैंने पहले आपको बता दिया था। यहाँ पर क्या 1665 है। ठीक बात है। चलो, तो रॉबर्ट हुक साहब जो है, इन्होंने सबसे पहले जो है कोशिका की खोज की, और इन्होंने जो कोशिका की खोज की वह कैसी थी, डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। 1665 की बात है।
1665 में इन्होंने ये काम किया था। और इन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, ठीक है, और उसके अंदर इन्होंने नाम दिया था सेलुला, ठीक है, इनकी भाषा है, ठीक है, उसमें सेलुला, सेल को क्या बोला इन्होंने, सेलुला, जिसको आज अपन सेल के नाम से जानते हैं, इन्होंने लिखा, नाम दिया सेलुला, नाम दिया था, ठीक बात है। और इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है, जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी होते हैं वैसे ही यहां पर फादर ऑफ साइटोलॉजी, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, आपके रॉबर्ट हुक साहब जो है, ये फादर ऑफ साइटोलॉजी हैं। फिर एक साइंटिस्ट है एंटोन लेवनहुक, ठीक है, ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की, लेकिन वो कैसी कोशिका थी, जीवित कोशिका थी। देखो ध्यान से सुनना, रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की, लेकिन वो कोशिका मृत कोशिका थी। और जो एंटोन वान लेवनहुक जो है, इन्होंने कोशिका की खोज की, जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, तो एंटोन वान लेवनहुक ने देखा, ठीक बात है। तो एंटोन वान लेवनहुक जो है, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा और उसका वर्णन किया। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा और उसका वर्णन किया। अब इसके अंदर एंटोन वान लेवनहुक ने जब बैक्टीरिया की सेल हो, स्पर्म की सेल हो, बहुत सारी कोशिकाएं इन्होंने देखी, क्योंकि जब देखो 1665 में किसने देखा, रॉबर्ट हुक साहब ने। उस टाइम पर माइक्रोस्कोप इतने बढ़िया नहीं थे। जैसे जैसे साल गुजरी, टाइम एडवांस हुआ, तो क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजी वो भी एडवांस हुई और माइक्रोस्कोप भी बढ़िया लेवल की आ गई। तो एंटोन वान लेवनहुक जो है, इन्होंने बढ़िया तरीके से जो जीवित कोशिकाएं उनको देखा इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक बात है। चलो फिर एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया, केंद्रक की खोज की। इन्होंने किसकी खोज की, केंद्रक, न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। कब की, 1831 के अंदर, ठीक है। वापस एक बार रिपीट करूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की, मृत कोशिका की खोज की 1665 के अंदर इन्होंने खोज की। उन्होंने एक बुक लिखी रॉबर्ट हुक साहब ने, माइक्रोग्राफिया। उस माइक्रोग्राफिया के अंदर इन्होंने नाम दिया सेलुला, ठीक है, जिसका मतलब आज सेल होता है, ठीक बात है। चलो, तो उसके बाद में फादर ऑफ साइटोलॉजी भी हैं रॉबर्ट हुक साहब। एंटोन वान लेवनहुक आए और उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा और उसका वर्णन किया, ठीक है। फिर आए रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया, न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है, उसकी खोज की। केंद्रक की सबसे पहले खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की, केंद्रक की खोज की। कब की, आपकी 1831 के अंदर करी, ठीक है। तो ये ईयर आपको कुछ याद रखनी है। चलो फिर है कोशिका सिद्धांत किसने दिया, सेल थ्योरी किसने दी, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत जो वो दो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये कोशिका सिद्धांत दिया गया। साइंटिस्ट के नाम क्या है, एक साइंटिस्ट है मैथियस स्लाइडन, ठीक है, मैथियस स्लाइडन। दूसरे हैं थियोडोर स्वान, ठीक है। दो साइंटिस्ट हैं, मैथियस स्लाइडन और एक है थियोडोर स्वान, ठीक बात है। नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है, मैथियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान, ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अभी जो मैं कुछ बातें बोलूंगा वो आपको ऐसी की ऐसी याद रखनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो आएगा वो आपको कंफ्यूज करेगा। अभी बताऊंगा अभी कहां पर करेगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, कोशिका सिद्धांत जो है, सेल थ्योरी जो है, वो किसने दी, दो साइंटिस्ट ने दी, मैथियस स्लाइडन और आपका थियोडोर स्वान, ठीक है। मैथियस जो स्लाइडन है, इन्होंने बात करी 1838 के अंदर, ठीक है। इन्होंने कोशिका पर काम कब किया, 1838 के अंदर। और जो थियोडोर स्वान थे, उन्होंने काम किया 1839 के अंदर। तो एक साल का फर्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं वापस बोलता हूं, कोशिका सिद्धांत दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया, मैथियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान। मैथियस स्लाइडन जो है, उन्होंने काम किया 1838 के अंदर, और जो थियोडोर स्वान है, उन्होंने काम किया 1839 के अंदर, ठीक बात है। चलो, मैथियस स्लाइडन जो क्या, जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे, और वनस्पति वैज्ञानिक का मतलब क्या, बोटनिस्ट थे ये, ठीक है। वनस्पति मतलब पादप, प्लांट्स की बात हो रही है। प्लांट्स की बात किसके अंदर होती है, बोटनी के अंदर। तो ये क्या थे, जर्मन बोटनिस्ट थे, जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे। वहीं मैं बात करूं थियोडोर स्वान की, तो ये ब्रिटिश के प्राणी वैज्ञानिक थे। प्राणियों के बारे में किस में बात करते हैं, जूलॉजी के अंदर। तो जूलॉजिस्ट थे ये, कहां के, ब्रिटिश के, तो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे ये, ठीक बात है। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैथियस स्लाइडन जो है वो जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे, और वही बात करूं मैं थियोडोर स्वान की, तो वो क्या थे, वो ब्रिटिश के प्राणी वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो ये वाली बात आपको ऐसे की ऐसी याद रखनी है। ये कहां के थे वो आपको याद होना चाहिए। कल को वो स्टेटमेंट में क्या दे देगा कि थियोडोर स्वान जो है वो जर्मनी के थे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको दे दिया, आप कंफ्यूज रहोगे,
ठीक है, आपको ये तो रहेगा कि यार एक ब्रिटिश का था, एक था जर्मनी का था, लेकिन आपको ये याद नहीं रहेगा कि यार मैथियस लाइडन जो है वो जर्मनी के थे या फिर ब्रिटिश थे। ठीक है, तो ये आपको ऐसा का ऐसा याद रखना है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो वो कंफ्यूज करेगा, आपको स्टेटमेंट में दे देगा कि थियोडोर स्वान जो थे वो क्या थे, जर्मनी के थे। ठीक है, जबकि ये ब्रिटिश के थे। तो ये आपको याद रखने, ठीक है, ये कहां से थे वो आपको याद रखने, इनकी साल आपको याद में रखनी है। वापस एक बार, मैथियस लाइडन 1838, थियोडोर स्वान 1839, ये ब्रिटिश के प्राणी वैज्ञानिक थे, मतलब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और वहीं बात करूं मैथियस लाइडन की, तो ये क्या थे, जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे, मतलब आपके जर्मन बोटनिस्ट थे। ठीक बात है। चलो, जो मैथियस लाइडन थे ये बोटनिस्ट थे, तो इन्होंने पौधों पर, विभिन्न प्रकार के पौधों पर काम किया। और क्या देखा इन्होंने, पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। इन्होंने पौधों पर काम किया, किसने, मैथियस लाइडन ने पौधों पर काम किया। और उन्होंने देखा कि पौधे जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से, भाई एक कोशिका है उसी प्रकार की कोशिकाओं से पूरा जो प्लांट है वो बना हुआ होता नहीं। प्लांट के अंदर, पत्तियों के अंदर अलग प्रकार की कोशिकाएं, तने के अंदर अलग प्रकार की और जड़ों के अंदर अलग प्रकार की। इस प्रकार से एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो इन्होंने क्या देखा कि जो पौधे होते हैं वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। किसने बात करी है, मैथियस लाइडन ने बात करी। ठीक है, तो पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं। तो जो पौधों में उत्तकों का निर्माण करती हैं, अलग अलग कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, उत्तकों का निर्माण करती हैं पौधों में। ठीक बात है क्या। चलो, बात करें थियोडोर स्वान ने क्या कहा, तो इन्होंने विभिन्न जंतुओं का क्या किया, अध्ययन किया। ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया। और उन्होंने क्या देखा कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत है। इन्होंने अलग अलग प्रकार के प्राणियों पर या फिर जंतुओं पर क्या किया, अध्ययन किया, स्टडी किया उनको। और उन्होंने देखा कि उनकी कोशिकाएं जो हैं उनके बाहर एक पतली सी परत है, एक पतली सी क्या है, परत होती है। और उस परत को नाम क्या दिया इन्होंने, उस परत को आजकल अपन क्या कहते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली। उस टाइम पर उन्होंने कहा कि जो कोशिकाएं हैं, प्राणियों की जो कोशिकाएं होती हैं उनके बाहर एक पतली सी परत होती है, और जिसको आज अपन क्या कहते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा पतली सी परत होती है, आज इसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। पादप कोशिकाओं की विशेषता है कि उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब इन्होंने क्या किया, ये थे तो जूलॉजिस्ट, ये जो थे आपके थियोडोर स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट तो थे, तो इन्होंने प्राणियों पर तो काम किया, जंतुओं पर तो काम किया ही। जब इनको जंतुओं में दिखा कि यार एक पतली सी परत है, कोशिका के बाहर एक पतली सी परत है, तो इनकी इच्छा हुई कि मैं यार एक बार पादप की कोशिका भी देखूं कि उसमें भी ये पतली सी परत है क्या, उसमें भी ये पतली सी परत है क्या, जिसको आज अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। वो इनको जो प्राणी की जो कोशिका, जंतु की जो कोशिका, एनिमल जो सेल है उसके बाहर इनको दिखाई दी। तो इनके मन में इच्छा हुई कि यार मैं एक बार प्लांट्स की कोशिका भी चेक कर लूं। ठीक है, तो देखता हूं कि उसके बाहर भी ऐसी कोई परत है क्या। जब इन्होंने वो कोशिका को देखा, प्लांट्स की कोशिका को जब इन्होंने देखा, पादप कोशिका को जब देखा, तो इनको क्या मिला, इनको मिला कि पतली सी परत तो है ही है, उसके बाहर एक और परत है, उसके बाहर एक और परत है, और उस परत का नाम क्या है, कोशिका भित्ति। और आप सबको पता है प्लांट्स के अंदर कोशिका भित्ति होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती। इसलिए जो थियोडोर स्वान है उनको एनिमल की जब वो सेल देख रहे थे उस टाइम पर उनको कोशिका भित्ति नहीं दिखी, उनको एक पतली सी परत दिखी जिसको आज अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन जब इन्होंने प्लांट की सेल देखी तो इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दिखी, उसके साथ में सेल वॉल कोशिका भित्ति भी दिखाई दी। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं की विशेषता है कि उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। फिर उन्होंने कहा कि पादप जो कोशिकाएं हैं उनकी विशेषता एक है, क्या विशेषता है, कि उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, यह बात किसने की, थियोडोर स्वान साहब ने की थी। ठीक बात है। चलो, प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बने हुए होते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, थियोडोर स्वान ने कहा कि प्राणी और जो प्लांट्स है, चाहे पादप हो चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, इनके जो शरीर है, इनकी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई होती है, कोशिका या फिर कोशिकाओं के उत्पाद से मिलकर बनी हुई होती है। किसने कहा, थियोडोर स्वान साहब ने कहा। तो ये वाली बातें आपको याद रखनी है। अब ऐसा मत सोचना कि भैया थियोडोर स्वान क्या थे, ये तो जूलॉजिस्ट थे, प्राणियों की बात करेंगे, नहीं, इन्होंने प्लांट्स की भी बात करी है। इनकी इच्छा हो गई ना, बीच में इनकी इच्छा हो गई कि मैं एक बार प्लांट की सेल भी देखूं, तो इन्होंने प्लांट की सेल देखी और अपनी बात कह दी। ठीक बात है। तो कोशिका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो इस प्रकार से जो है कोशिका सिद्धांत दिया गया, किसने दिया, मैथियस लाइडन और थियोडोर स्वान ने दिया। ये बातें इन्होंने कही, लेकिन ये जो कोशिका सिद्धांत इन दोनों ने दिया था उसमें कमी थी एक,
क्या कमी थी? बाकी सारे बातें बता दी इन्होंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सेल वॉल है, ये सारी बातें इन्होंने बता दी कि भाई सारे जो जीव हैं किसके बने हुए हैं, कोशिका के ही बने हुए हैं, सबका शरीर कोशिका से बनता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ये बातें इन्होंने बता दी। लेकिन ये एक चीज में असफल रहे, जब बाकी साइंटिस्ट ने इनसे पूछा कि चलो आप बता रहे हो भाई कोशिका सिद्धांत आप दे रहे हो, तो हमें एक बात बताओ। बोला क्या? दोनों साइंटिस्ट बोले क्या बताएं? तो बाकी साइंटिस्ट ने कहा कि ये कोशिका जो है, ये नई कोशिका बनती कहां से है, ये नई कोशिकाएं जो है वो बनती कहां से है? आप जब सेल सिद्धांत दे रहे हो, कोशिका सिद्धांत जब आप दे रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नई कोशिकाएं वो कहां से बनती हैं। तो इन दोनों को ये बात नहीं पता थी, जो स्लाइडन और जो स्वान जो है इनको ये बात नहीं पता थी। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखती है एनसीईआरटी लिखती है कि कोशिका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, जो नई कोशिकाएं वो कैसे बनती हैं, ये बात बताने में असफल रहे। ठीक है, इसलिए कोशिका सिद्धांत जो है ये बात नहीं बता पाता है कि भैया नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ वर्चो। ठीक है, उसके बाद में एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ वर्चो, 1855 की बात है। कब आए? 1855 में रुडोल्फ वर्चो आए। ठीक है, रुडोल्फ वर्चो, इन्होंने एक लाइन बोली। ठीक है, इन्होंने एक अपनी भाषा में एक लाइन बोली, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इन्होंने एक लाइन बोली अपनी भाषा में, अंग्रेजी में नहीं कहा इन्होंने कहा ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये होता है, ये वाली लाइन आपको ध्यान में रखनी है भाई, इसको मत भूलना कि उन्होंने अपनी भाषा में कहा, हम क्यों याद रखें, रखनी है ये बात। ठीक है, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, इस लाइन का मतलब होता है कि जितनी भी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है ना, वो कहां से होता है? जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनके विभाजन के कारण ही नई कोशिका बनती है। ठीक बात है। रुडोल्फ वर्चो आए, दोनों साइंटिस्ट जो थे मैथ्यू स्लाइडन और थियोडोर स्वान, वो असफल रहे किस चीज को बताने में कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। फिर 1855 में साइंटिस्ट आए, कौन से साइंटिस्ट आए? रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने कहा कि हम बताएंगे जी नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। उन्होंने कहा कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जो नई कोशिकाएं जो बनती हैं वो कहां से बनती हैं? पहले से जो पुरानी कोशिकाएं मौजूद हैं उन्हीं में क्या होगा? विभाजन होगा, और विभाजन होकर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक बात है। तो ओमिनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है? नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित, पहले से जो स्थित कोशिकाएं हैं उनके विभाजन से होता है। ठीक बात है। चलो, स्लाइडन और स्वान की कल्पना की को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यहां प्रतिपादित हो गया, प्रतिपादित हो गया। ठीक है, जो स्लाइडन और जो स्वान थे उनकी जो कल्पना थी, जो परिकल्पना थी, जो उनका सिद्धांत जो था उसको रूपांतरित किया, उसको मॉडिफाई किसने किया? रुडोल्फ वर्चो साहब ने इसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके जो एक नई कोशिका जो थ्योरी है, एक नई जो कोशिका सिद्धांत जो है उसको प्रतिपादित इन्होंने किया। तो स्लाइडन और स्वान की कल्पना को इन्होंने रूपांतरित किया। किसने? रुडोल्फ वर्चो साहब ने रूपांतरित किया। कैसे किया? वो थ्योरी जो है स्लाइडन और स्वान की जो थ्योरी थी वो असफल रही थी कि नई कोशिकाएं कैसे बनती है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। किसने? रुडोल्फ वर्चो साहब ने। और एक नई कोशिका जो है, नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत को फाइनल शेप किसने दिया? बस वही है, किसने दिया? रुडोल्फ वर्चो साहब ने। भाई कोशिका थ्योरी तो पहले से थी, कोशिका सिद्धांत तो पहले से था, उसको एक नया फाइनल शेप किसने दिया? फाइनल जो बात बता दी वो किसने बताई? रुडोल्फ वर्चो साहब ने बता दी। ठीक है, तो आधुनिक जो कोशिका सिद्धांत है, जिसको आप यहां पर लिखा है नई कोशिका सिद्धांत, ठीक है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो है उसमें क्या बात है? उसमें बात यह कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद के बने हुए होते हैं। एक पहला लाइन जो आपको याद में रखनी है कि जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है वो क्या कहता है कि सभी जो जीव हैं, सभी जीव जो है वो कोशिका या फिर कोशिका उत्पाद से बने हुए होते हैं। दूसरी लाइन लिखती है एनसीईआरटी कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। सारी की सारी कोशिकाएं किससे बनती हैं? पहले से जो कोशिकाएं मौजूद हैं उन्हीं के अंदर विभाजन होता है और उसी से वो क्या होते हैं? निर्मित होती हैं। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? वायरस। वायरस क्या है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ठीक बात है। यहां पर क्या लिखती है? सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। वायरस जो इसका अपवाद है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, अब बात करें कोशिका के प्रकार की। कोशिका कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो कोशिका जी दो प्रकार की आप सबको पता है, प्रोकार्योटिक कोशिका और यूकार्योटिक कोशिका। ठीक बात है। ये अपन बैक्टीरिया जो अपन ने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है, उसके अंदर अपन ने बात की जीवों के वर्गीकरण वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर अपन ने इस बारे में बात करी हुई थी, है ना। तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक कोशिका, दो प्रकार की कोशिकाएं हैं अपने पास में, एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है,
चलो, प्रोकार्योटिक कोशिका जो होती हैं उनके अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होते हैं। जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर क्या होती है, झिल्ली नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता। मान लो ये क्या है, प्रोकार्योटिक कोशिका है, इसके अंदर यहां मान लो क्या है, केंद्रक है, तो केंद्रक के बाहर ये क्या है, ये तो मैंने बना दी ना बाहर, ये झिल्ली जो है इसमें नहीं होती। केंद्रक जो है होगा लेकिन इसमें झिल्ली नहीं होती। तो झिल्ली युक्त केंद्रक जिसमें नहीं होता, ऐसी कोशिकाएं जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक ना हो, उनको क्या कहेंगे अपन, प्रोकार्योटिक कोशिका कहते हैं। ठीक बात है क्या? प्रोकार्योटिक कोशिका किसको कहते हैं अपन, झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता, जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता उनको प्रोकार्योटिक कोशिका कहा जाता है। और इसी का उल्टा कर दो, यूकार्योटिक कोशिका बन जाएगी। जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, उसको यूकार्योटिक कोशिका कह देते हैं, और जिसके अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता उसको प्रोकार्योटिक कोशिका कह देते हैं। ठीक है क्या? चलो, प्रोकार्योटिक कोशिका में जो है सिंगल होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। मतलब क्या हुआ इसका, ये देखो भाई, ये कुछ इस प्रकार का डीएनए होता है। ये देखो डबल स्टैंडर्ड है, दो आपको लड़ दिख रही हैं, और ये क्या है, ऐसा इस प्रकार का डीएनए होता है, गोल होता है और द्विलड़ित डीएनए होता है। ठीक है, सिंगल, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये वाला आपको बात ध्यान में रखनी है। यूकार्योटिक कोशिकाओं की बात करूं तो केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, सबको पता है आपको। अरे बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम, गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र जो है वो किसके बने होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ जो है उनके अंदर होता है। भाई डीएनए से मिलकर क्या बनता है, गुणसूत्र में बनते हैं, और गुणसूत्रों को मिलाकर क्या बनता है, आपका न्यूक्लियस बनता है। ठीक बात है क्या? ये बात मैंने आपको कहां बताई थी, 12वीं क्लास के अंदर, जो अपने 5वां चैप्टर पढ़ा था, अब जो 4था चैप्टर हो गया है उसके अंदर अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, चलो, जेनेटिक्स वाला चैप्टर के अंदर है ना। तो केंद्रक जो है उसके अंदर क्या है, गुणसूत्र है, और गुणसूत्र के अंदर क्या है, आपका डीएनए है, आनुवंशिक पदार्थ है जो क्या है, डीएनए। ठीक बात है। चलो, इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो है वो नहीं होती। अब आगे अपन बात करेंगे, जो अपन 6वां चैप्टर पढ़ेंगे 12वीं क्लास का। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जो अब 5वां चैप्टर हो गया है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे तो मैं आपको स्टोन प्रोटीन के बारे में बताऊंगा। अभी इतना ध्यान में रखो कि इनके अंदर प्रोकार्योटिक जो कोशिका होती है, इनके अंदर स्टोन प्रोटीन नहीं होती है। वही मैं बात करूं यूकार्योटिक कोशिका, तो वहां पर डीएनए जो है वो स्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक बात है क्या? वापस सुनो ध्यान से। प्रोकार्योटिक कोशिका के अंदर स्टोन प्रोटीन नहीं होती। यूकार्योटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए है वो स्टोन प्रोटीन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रोकार्योटिक जो कोशिका होती है उनमें कोशिका भित्ति होती है। बैक्टीरिया के अंदर पढ़ के आ चुके हैं अपन, बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति थी, बिल्कुल थी। तो कोशिका भित्ति इनमें होती है, लेकिन किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ये बात अपन कर चुके हैं, दूसरे चैप्टर के अंदर कर चुके हैं ना। तो कोशिका भित्ति इनमें होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। वही बात करूं मैं यूकार्योटिक कोशिका की, तो यहां पर कोशिका भित्ति होती है, लेकिन किसकी बनी होती है, सेलुलोज और काइटिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज और काइटिन की बनी हुई होती है। प्रोकार्योटिक कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन की, और वही मैं बात करूं किसकी, यूकार्योटिक कोशिका, यहां पर सेलुलोज, काइटिन एक्सेट्रा। ठीक है, चलो, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते। किसके अंदर, प्रोकार्योटिक कोशिका के अंदर। प्रोकार्योटिक कोशिका के अंदर जो सामान भरा हुआ है उस सामान को क्या कहेंगे अपन, कोशिका अंग कहते हैं। मान लो देखो ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। ठीक है, और यहां पर जो सामान भरा हुआ है, इस कोशिका के अंदर जो सामान भरा हुआ है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कोशिका अंग कहते हैं। तो जो प्रोकार्योटिक कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर जो कोशिका अंग प्रेजेंट है, मौजूद है, वो कैसे होते हैं, झिल्ली युक्त नहीं होते। उनके अंदर झिल्ली नहीं होती। ठीक है, ना इनके अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक है, ना इनके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ठीक है, अब वही बात करूं मैं यूकार्योटिक कोशिका की, तो इनके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। एग्जांपल्स की बात करें, जैसे अंतःपरद्रवी जालिका, इंग्लिश में कहते हैं इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको ना। गोल्जी बॉडी, जीबी का मतलब क्या है, गोल्जी बॉडी, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आगे बात करेंगे। माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्मकाय, ये भी अपन आगे बात करेंगे। तो माइक्रोबॉडीज ये भी क्या है, आपकी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। वही मैं बात करूं वैक्यूल, लाइसोसोम, ये सारे क्या है, झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। और ये सारे के सारे कहां है, यूकार्योटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। वही मैं बात करूं प्रोकार्योटिक कोशिकाओं की, तो यहां पर जो कोशिका अंग है वो झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। ठीक बात है। चलो, राइबोसोम जो होता है ना, राइबोसोम जो है वो झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है तो वो कहां पाया जाएगा, प्रोकार्योटिक के अंदर भी पाया जाएगा, यूकार्योटिक के अंदर भी पाया जाएगा। मैंने आपको अभी ये तो कहा कि जो प्रोकार्योटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते। ठीक है, और यूकार्योटिक के अंदर तो होते ही हैं। और राइबोसोम एक ऐसा कोशिका अंग है, राइबोसोम जो है वो एक ऐसा कोशिका अंग है जो झिल्ली युक्त नहीं होता। तो क्या है, झिल्ली युक्त नहीं होता। अगर वो झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है तो प्रोकार्योटिक कोशिका के अंदर भी पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। तो ये झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता। ठीक है, वही मैं बात करूं राइबोसोम की, कहां,
यूकारियोटिक कोशिका के अंदर भी पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, क्योंकि ये इसका कोई मतलब नहीं है ना, झिल्ली से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो दोनों के अंदर ये पाया जाता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? जो राइबोसोम प्रोकार्योटिक कोशिका के अंदर पाया जाएगा वो कैसा होगा? 70S प्रकार का होगा। अब ये 70S क्या है थोड़ा सा आगे अपन बात करेंगे, अभी इतना समझो कि जो प्रोकार्योटिक कोशिकाएं होती है उनके अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो कैसा होता है? 70S टाइप का होता है। ठीक बात है क्या? चलो, और ये राइबोसोम कहां होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। ये देखो, ये कोशिका है, बीच में न्यूक्लियस, और यहां जो द्रव्य भरा हुआ है इसके अंदर क्या है? यहां पर राइबोसोम है। कोशिका द्रव्य के अंदर क्या है? राइबोसोम मौजूद होता है। वही मैं बात करूं, राइबोसोम किसके अंदर? यूकारियोटिक कोशिका के अंदर। यूकारियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम मौजूद होता है, बिल्कुल होता है। कहां कहां हो सकता है कोशिका के अंदर? यूकारियोटिक कोशिका के अंदर कहां कहां पर राइबोसोम हो सकता है? तो वो देखो, कोशिका द्रव्य में हो सकता है, बिल्कुल कोशिका द्रव्य में। ये देखो कोशिका है, बीच में न्यूक्लियस, यहां द्रव्य भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य, और इस द्रव्य के अंदर क्या है आपका? यहां पर मान लो राइबोसोम है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। उसके अलावा रफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा? खुरदरा वाला, ठीक है, अपन आगे बात करेंगे रफ ईआर क्या होता है, उस पर भी क्या है? राइबोसोम होते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। तो यहां आपको यूकारियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, यूकारियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो उनमें कहां कहां पाया जाता है? एक तो कोशिका द्रव्य में तो होता ही होता है, रफ ईआर पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। वही मैं बात करूं राइबोसोम किसके अंदर? प्रोकार्योटिक कोशिका के अंदर, तो वहां पर सिर्फ कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में चीज आ रही होगी कि भैया आपने कहा राइबोसोम जो प्रोकार्योटिक कोशिका के अंदर होता है वो कैसा होता है? 70S प्रकार का होता है। तो यूकारियोटिक कोशिका वाला किस प्रकार का होगा? वो देखो भाई, राइबोसोम जो है यूकारियोटिक कोशिका के अंदर दो प्रकार का पाया जाता है। किस प्रकार का? एक 70S प्रकार का, वो कैसा? जैसा प्रोकार्योटिक कोशिका के अंदर था वैसा का वैसा पाया जाता है, 70S प्रकार का। दूसरा 80S प्रकार का, ठीक है, 80S प्रकार का, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य में और रफ ईआर पर जो राइबोसोम होगा, अपन किसकी बात कर रहे हैं? यूकारियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं। यूकारियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम कोशिका द्रव्य और रफ ईआर पर होगा वो किस प्रकार का होगा? 80S टाइप का होगा। कैसा होगा? 80S टाइप का। और वही मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम यूकारियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पर जो होगा वो कैसा होगा? 70S प्रकार का। समझ में आई क्या ये बात? ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर दूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पूरा एक बार देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कोशिका के अपन प्रकार पढ़ रहे हैं, कोशिका के प्रकार अपन देख रहे हैं, ठीक बात है। तो एक होती है प्रोकार्योटिक कोशिका, एक है यूकारियोटिक कोशिका। प्रोकार्योटिक कोशिका जो है उसमें झिल्लीयुक्त केंद्रक नहीं होता, यूकारियोटिक कोशिका के अंदर झिल्लीयुक्त केंद्रक होते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा कि जो प्रोकार्योटिक कोशिका है उनके अंदर सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। वही मैं बात करूं यूकारियोटिक कोशिका की, तो उसमें मैनी लीनियर डीएनए होता है। लीनियर मतलब देखो इसके अंदर कैसा था? गोल, सर्कुलर मतलब गोल गोल, इसके अंदर कैसा होगा? लीनियर मतलब रेखीय, ऐसा डीएनए होगा, ऐसे रेखीय डीएनए, ठीक है। तो इसमें क्या है? लीनियर डीएनए होगा। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ और उसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। प्रोकार्योटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। यूकारियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। जो प्रोकार्योटिक कोशिकाएं उनके अंदर कोशिका भित्ति जो पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, यूकारियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज, काइटिन इनकी बनी हुई होती है, ठीक है। फिर बात करिए अपन झिल्लीयुक्त जो कोशिका अंग है वो प्रोकार्योटिक कोशिका के अंदर नहीं होते। वही मैं बात करूं यूकारियोटिक कोशिका की, तो वहां पर कोशिका अंग जो है वो झिल्लीयुक्त होते हैं। एग्जांपल बात करी फिर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, ईआर, ठीक है, ये सारी लाइसोसोम, ये सारे हो गए। फिर अपन ने बात करी राइबोसोम की। राइबोसोम जो है वो दोनों में पाया जाता है, यूकारियोटिक कोशिका और प्रोकारियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाएगा। राइबोसोम कैसा होता है? झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं होता है। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो झिल्लीयुक्त नहीं होता, तो झिल्लीयुक्त नहीं होता तो दोनों के अंदर पाया जाएगा। जो प्रोकारियोटिक कोशिका जो है इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और वो राइबोसोम कहां मौजूद होता है? कोशिका द्रव्य के अंदर मौजूद होता है। वहीं मैं बात करूं यूकारियोटिक कोशिका की, तो वहां पर जो है राइबोसोम पाया जाता है, और कहां पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। उसके अलावा रफ ईआर पर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जो राइबोसोम कोशिका द्रव्य और रफ ईआर पर होगा वो कैसा होगा? 80S प्रकार का होगा। और वही बात करूं मैं माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा? 70S प्रकार का होगा, ठीक बात है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य अभी सुना होगा आपने, कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य देखो, ये आपकी कोशिका है, ये न्यूक्लियस है, और यहां जितना भी आपका जो द्रव्य भरा हुआ है उसको क्या कहते हैं अपन? कोशिका द्रव्य कहते हैं। यहां जितना भी आपका द्रव्य भरा हुआ है उसको क्या कहते हैं अपन? कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये क्या है? अर्ध तरल
आव्यूह है। क्या ये? अर्ध तरल आव्यूह। इंग्लिश में कहेंगे इसको सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। एकदम से तरल नहीं है, एकदम से तरल नहीं है, अर्ध तरल है। ठीक है, ये जो इसके अंदर भरा हुआ है ये अर्ध तरल होता है। ठीक है, कोशिका के आयतन को घेरे होता है। जितनी कोशिका का आयतन होगा, जितनी वॉल्यूम होगी कोशिका की, उसमें पूरे में ये भरा हुआ होता है। पूरे आयतन में ये भरा हुआ होता है, पूरे आयतन को घेर के रखता है। कौन है? कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य जो पूरे आयतन को घेरे होता है। ठीक बात है। कोशिकीय जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं के लिए प्रमुख स्थल यही है। वापस सुनो ध्यान से, क्या पढ़ रहे हैं अपन? कोशिका द्रव्य पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। अर्ध तरल होता है ये। ठीक है, अर्ध तरल होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। कोशिका का जितना भी आयतन होता है उसके पूरे के अंदर ये घिरा हुआ होता है, पूरे के अंदर ये भरा हुआ होता है। ठीक है, अब ये काम क्या आता है? ये कोशिका द्रव्य काम क्या आता है? तो एक कोशिका के अंदर बहुत सारी रिएक्शन चलती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। तो वो रिएक्शन होती कहां पे है? वो सारी की सारी रिएक्शन कहां होती हैं? ये कोशिका है, बीच में न्यूक्लियस है, यहां क्या है? आपका कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। तो जितनी भी रिएक्शन होंगी वो कहां होती हैं? इसी कोशिका द्रव्य के अंदर होती हैं। जितनी भी रिएक्शंस हैं उनका प्रमुख स्थल कौन सा है? कोशिका द्रव्य क्या है? प्रमुख स्थल है। तो कोशिकीय क्रियाओं की, जो कोशिका की जितनी भी क्रियाएं होंगी, कोशिका की जितनी भी क्रियाएं होंगी वो कहां होती हैं? उनका प्रमुख स्थल क्या है? यही कोशिका द्रव्य क्या है? प्रमुख स्थल है। चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पादप की कोशिका हो, चाहे वो जंतु की कोशिका हो, इनका प्रमुख स्थल कौन सा होगा? इनका प्रमुख स्थल क्या होगा? कोशिका क्रियाओं का प्रमुख स्थल क्या होगा? कोशिका द्रव्य ही होता है। वापस एक बार रिपीट कर दूं, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु की कोशिका हो, इनके अंदर जो कोशिका की क्रियाएं होंगी वो कहां होंगी? उनका प्रमुख स्थल क्या होगा? कोशिका द्रव्य ही होगा। ठीक है, कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यही संपन्न होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी जो आपकी कोशिका जो है उसकी जीव अवस्था को बनाए रखने के लिए उसके संबंध में जितनी भी रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं वो कहां होंगी? यही संपन्न होती है। कहां? यही का मतलब कहां? यही मतलब कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होती हैं। ठीक बात है। चलो, तो ये आपका क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया। फिर अपन बात करेंगे किसकी? फिर अपन बात करेंगे कोशिका के माप की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो कोशिका का माप किस प्रकार का होता है देखते हैं भाई। माप का मतलब है इसका मेजरमेंट, साइज। ठीक है, तो अलग अलग कोशिकाओं की साइज दे रखी है एनसीईआरटी ने, तो उन साइजेस की अपन बात करेंगे, है ना। अलग से कुछ साइजेस की बात नहीं करेंगे, अलग से कोई साइज अपन नहीं पढ़ने वाले। जितनी एनसीईआरटी में दे रखी है उतनी ही साइज की अपन बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, पानी पी लो। चलो, क्या हो गया? 1 मिनट दीजिए भाई। ओके, कोशिका का माप, कोशिका का माप। तो अलग अलग कोशिकाएं दे रखी हैं एनसीईआरटी में, इनका माप आपको एज इट इज याद होना चाहिए, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है या नहीं रखना? बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। एनसीईआरटी में ये डेटा है तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। कहां पर? दूसरा चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ के हैं अपन, है ना। माइकोप्लाज्मा, तो ये सबसे छोटी कोशिका होती है, वहां पर भी बताया था मैंने आपको। तो आपको पूछे कभी भी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। साइज क्या है इसकी? 0.3 से 0.3 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। कितनी? 0.3 इसकी माइक्रोमीटर इसकी क्या होती है? साइज होती है। अब यहां पर एक बात सुनना, ठीक है, यहां पर एक बात सुनना। थ्योरी के अंदर, थ्योरी में माइकोप्लाज्मा की जो साइज है वो कितनी दे रखी है? 0.3 माइक्रोमीटर दे रखी है। लेकिन यहां पर डायग्राम भी दे रखा है एनसीईआरटी में। डायग्राम में इसकी साइज कितनी है? 0.1 माइक्रोमीटर डायग्राम में इसकी साइज दे रखी है। ठीक बात है क्या? ठीक है, तो दोनों साइजेस आपको याद होनी चाहिए। और डायग्राम में क्या लिखती है एनसीईआरटी? डायग्राम में पीपीएलओ लिखती है। और पीपीएलओ किसको कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ कहते हैं। ठीक बात है क्या? चलो, तो माइकोप्लाज्मा की साइज कितनी है? 0.3 माइक्रोमीटर होती है और डायग्राम में 0.1 माइक्रोमीटर देखिए। सबसे छोटी कोशिका यही होती है। बैक्टीरिया की साइज कितनी होती है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। 3.5 नहीं, 3 से 5 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। ये थ्योरी के अंदर दे रखी है और डायग्राम में कितनी दे रखी है? 1.2 माइक्रोमीटर इसकी डायग्राम में साइज दे रखी है। आरबीसी जो आपकी रेड ब्लड सेल है, ठीक है, उसकी साइज 0.7 माइक्रोमीटर इसका व्यास दे रखा है ना। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, इसका व्यास दे रखा है 0.7 माइक्रोमीटर। आरबीसी का क्या है? व्यास है।
ठीक है। तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल कहेंगे जिनको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नर्व सेल। तो ये सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। आपको पूछे सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो क्या आपका आंसर क्या होना चाहिए, तंत्रिका कोशिकाएं। जो आपकी नर्व सेल जो होती हैं वो क्या होती हैं, सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। और वहीं पर पूछा आपको सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो क्या कहोगे, ओस्ट्रिच का अंडा, ओस्ट्रिच का एग, शुतुरमुर्ग का एग, शुतुरमुर्ग का एग, ठीक है। तो जो शुतुरमुर्ग होता है उसका अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होता है। ठीक है, बात है क्या, अरे ठीक है क्या, सही है। चलो एक बार वापस रिपीट कर देंगे इसको और फिर आगे बढ़ जाएंगे। अपन क्या पढ़ रहे हैं, कोशिकाओं के माप पढ़ रहे हैं। अलग अलग कोशिकाओं के माप दे रखे हैं, साइज दे रखी हैं। तो एक है माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटी कोशिका होती है, इसकी साइज 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया की साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर। आरबीसी की साइज 0.7 माइक्रोमीटर। ये क्या है, इसका व्यास है, किसका, आरबीसी का, डायमीटर है उसकी। तंत्रिका कोशिकाएं जो क्या सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। आपको लंबी कोशिकाएं पूछे तो क्या कहोगे, तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, आप लोगों की मैसेज आ रही है टेलीग्राम पर, है ना। ओस्ट्रिच एग जो आपका जो शुतुरमुर्ग होता है उसका जो अंडा है, वो सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका और लंबी कोशिका, कंफ्यूज मत होना इनमें, ठीक है। चलो फिर आगे बात करते हैं, कोशिकाओं के आकार की बात करते हैं। कोशिकाओं का जो शेप है उसकी बात करते हैं, किस प्रकार का शेप होता है इनका। तो कुछ शेप एनसीईआरटी बताती है यहां पर। तो जो कोशिकाओं का जो आकार है ना, जो शेप होता है कोशिका का, वो किस प्रकार का वो कोशिका काम कर रही है उसके अकॉर्डिंग उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। जैसे बात करें अपन जो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी सेल एक, ठीक है, वो जो कोशिका है उसका शेप जो है वो अलग प्रकार का हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है, क्योंकि उसका काम जिस प्रकार का होगा, कोशिका का काम जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार का उसका शेप हो जाता है, उसका आकार उसी प्रकार का हो जाता है। तो कोशिका का आकार उनके कार्य के अनुसार भिन्न होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सारी कोशिकाएं क्या एक समान होती हैं, आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और शरीर की जितनी कोशिकाएं क्या वो समान होती हैं, सेम शेप की होती है क्या, नहीं होती। क्यों नहीं होती, वो अपने अपने आकार के, अपने अपने काम के हिसाब से, कि भाई उनको काम क्या करना पड़ रहा है उसके हिसाब से अपना आकार जो है वो बदल लेती हैं। तो कोशिका का आकार जो है उनके कार्य के अनुसार क्या होता है, भिन्न होता है। ये वाली एनसीईआरटी की लाइन है और आपको याद होनी चाहिए। चलो तो ये कैसे कैसे हो सकते हैं, कोशिका का जो शेप कैसा कैसा हो सकता है, तो बिंबाकार हो सकता है, ठीक है, डिस्क शेप का, बहुभुजी पोलीगोनल, ठीक है, स्तंभी कोलमर, ठीक है, और आपके घनाभ मतलब क्यूबोइडल, ठीक है, धागे की तरह हो सकती हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक, ठीक है, और असमाकृति मतलब इरेगुलर हो सकती हैं, जिसकी कोई मतलब ऐसे ही उबड़ खाबड़ कैसी भी हो सकती है, ठीक है, इरेगुलर। चलो अब ये इनसाइड में आरबीसी इनकी साइज जो आपकी आकार है वो दे रखा है, सॉरी आकार बोल रहा हूं, शेप जो है वो दे रखी है, आकार भी बोलते हैं ना शेप को, हाँ आकार, ठीक है, शेप दे रखा है। आरबीसी कैसी है, तो गोल होता है, द्विअवतली होती है, आपको पता है, बाइकॉनकेव होती है, राउंड और बाइकॉनकेव होती है, ये बात आपको पता है, गोल और द्विअवतली होती है। डब्ल्यूबीसी कैसी होती है, अमीबाकृति होती है, ठीक है। और जो स्तंभाकार उपकला होती है आपकी, ठीक है, जो स्तंभाकार कोलमर एपिथेलियम जो है उसके अंदर लंबी और संकरी कोशिकाएं होती है। तंत्रिका जो कोशिका नर्व सेल जो है वो कैसी होती है आपकी, शाखित होती है और लंबी होती है। अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा इनका, एनसीईआरटी में दे रखा है। वाहिनिका जो होती है, ट्रैकिड जो होती है वो कैसी होती है, दीर्घीकृत होती है। और मध्योत की जो कोशिकाएं कहां होती है, मध्योत की कोशिकाएं ये पत्तियों में होती हैं, ये गोल होती हैं। अभी डायग्राम देखते हैं इसका, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखे हैं इनके, ठीक है। देखो भाई एक मिनट, चलो ठीक है, देखो ये क्या आपकी लाल रुधिर कोशिकाएं आरबीसी कैसे है, गोल और द्विअवतली, ठीक है। और वही बात करूं मैं डब्ल्यूबीसी की, तो ये कैसी है, अमीबा करती है, ठीक है। अब जो स्तंभाकार आपकी जो उपकला है, ठीक है, ये कैसी है, लंबी है और संकरी है, ठीक है। ये देखो आपकी तंत्रिका कोशिकाएं कैसी हैं, ये देखो शाखित है, देखो अलग अलग शाखाएं निकली हुई हैं और लंबी भी हैं। ये आपकी वाहिनिका, ये कैसे दीर्घीकृत है, ठीक बात है। और ये मध्योत की कोशिकाएं होती है, पत्तियों में होती है, ये कैसे होती है, गोल गोल होती हैं, ठीक बात है। तो ये कुछ शेप दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। अब बात करेंगे अपन यूकार्योटिक कोशिका की बात करते हैं। यूकार्योटिक कोशिका को वैसे तो इस चैप्टर में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां जब अपन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उस इंट्रोडक्शन में जो है कुछ बातें यूकार्योटिक कोशिका के बारे में दे रखी हैं। इसको डिटेल में तो अपन पूरे चैप्टर पढ़ने वाले ही हैं, यहां पर भी कुछ डिटेल दे रखी है, तो उस डिटेल को यहीं कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन आगे इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको आगे अपन डिटेल में करेंगे, लेकिन ये वाली बातें आगे नहीं करेंगे। तो यहां क्या लिखती है एनसीईआरटी, यूकार्योटिक कोशिका पादप के अंदर और जंतु के अंदर। पादप के अंदर एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी, प्याज की कोशिका, और जंतु के लिए दे रखी है मनुष्य की गाल की कोशिका, ठीक है, मनुष्य के जो गाल है उसकी कोशिका, ठीक है।
पादप कोशिका के अंदर प्याज की जब कोशिका को देखा गया तो क्या दिखी, कोशिका भित्ति थी उसमें, बिल्कुल थी, पर प्लांट किया तो कोशिका भित्ति तो होगी, ठीक है। और इसके ठीक नीचे क्या दिखा, झिल्ली दिखी, कोशिका झिल्ली दिखी, सेल मेम्ब्रेन दिखाई दी। जब प्याज की कोशिका को देखा गया तो ऊपर तो क्या थी, कोशिका भित्ति, और उसके जस्ट नीचे क्या थी, उसके जस्ट नीचे क्या थी, कोशिका की झिल्ली थी, कोशिका झिल्ली थी, सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है। वही मैं बात करूं मनुष्य की गाल की कोशिका को जब देखा गया तो उसमें क्या है, कोशिका भित्ति नहीं मिली, क्योंकि एनिमल सेल है, और मैं एनिमल हूं, मनुष्य क्या है, एनिमल है, तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक बात है, तो कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी, तो इसके अंदर बाहर की तरफ झिल्ली संरचना होती है, एक झिल्ली संरचना होती है बाहर की तरफ, वो कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल तो होती नहीं इसके अंदर, तो क्या होती है, झिल्ली संरचना होगी, जो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहां पर अपना ये लेक्चर अपन करेंगे समाप्त। इसके आगे पढ़ेंगे अपन अगले लेक्चर के अंदर। आज का लेक्चर समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।